वायरस से भी सावधान हो जाइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सहित दिल्ली में वायरल फीवर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरल फीवर खास तौर पर बच्चों को चपेट में ले रहा है। उत्तर प्रदेश सहित बिहार के बड़े शहरों के अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि चिल्ड्रन वार्ड में 80% तक बेड भर गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार में वायरल बुखार के वायरस ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। वायरल फीवर के प्रकोप का शिकार हो रहे हैं बच्चे। ये 5 तस्वीरें उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग शहरों से आई हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में वायरल फीवर की चपेट में आने वाले बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। छपरा के एक गाँव में 3 बच्चों की मौत ने प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है। इस गाँव में 21 बच्चे बीमार भी हैं, जिसके बाद प्रशासन यहाँ कैंप लगाकर बच्चों की निगरानी कर रहा है। यूपी के महाराजगंज जनपद में अब तक 1460 वायरल बुखार के मरीज सामने आए हैं। आलम यह है कि आईसीयू वार्ड में एक बेड पर 3-3 बच्चों को लेटाकर इलाज किया जा रहा है। हालांकि जनपद में डेंगू के मरीजों की संख्या 0 है, लेकिन वायरल फीवर के मरीजों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। विभाग बेहतर इलाज और साफ सफाई के साथ छिड़काव की बात कर रहा है। गाजीपुर में ऐसे मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं जो बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी से पीड़ित हैं। वहीं बुखार के बढ़े मामलों को ध्यान में रखकर मेरठ स्वास्थ्य महकमे की 1400 टीमें लोगों को घर घर जाकर लोगों को वायरल और डेंगू से बचने के लिए जागरूक कर रही हैं। बिहार के ज्यादातर अस्पतालों में बच्चों के 80% बेड फुल हो चुके हैं। कभी बारिश, कभी धूप और कभी सर्द मौसम यानी पल पल बदलता मौसम बच्चों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। इसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और नौबत अस्पताल में भर्ती कराने तक पहुंच रही है। इस बीमारी को डॉक्टर वायरल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मान रहे हैं। इसकी चपेट में आने पर पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरपुर SKMCH अस्पताल में 140 बच्चे भर्ती हो चुके हैं। बच्चों में होने वाले रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बढ़ते मरीजों पर चिंता जताई है। तो खांसी, दम फुल्ली आप कर सकते हैं, उसके केसेस बढ़े हैं और उसमें भी खासकर जो छोटे बच्चे में खासकर 2 महीना से 6 महीना के बीच में होती है, जिसको वायरल ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं, उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और पटना एम्स में बच्चों के लिए बने सभी PICU और NICU बेड फुल हो गए हैं। PHCH यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रतिदिन सर्दी बुखार से पीड़ित 3 से 6 बच्चे भर्ती हो रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 16 बेड PICU यानी बच्चों की इंटेंसिव केयर यूनिट में है और 10 बेड NICU यानी नवजात शिशु इंटेंसिव केयर यूनिट में है। इन सभी बेड पर फिलहाल मरीज हैं। वहीं शिशु विभाग में सभी 200 बेड फुल हैं। NMCH यानी नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शिशु विभाग में कुल 136 बेड हैं। इसमें से 85 बेड पर मरीज भर्ती हैं। NMCH में 22 बेड NICU और 15 बेड PICU है। अस्पताल के सभी बेडों पर मरीज भर्ती हैं। इसी तरह IGIMS यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के शिशु विभाग में 71 बेड हैं। यहाँ बीते 10 से 15 दिन में 45 बच्चे भर्ती हुए हैं। IGIMS में 16 बेड PICU और 7 बेड NICU हैं और ये सभी फुल हैं। पटना एम्स के शिशु विभाग के जनरल वार्ड में 60 बेड हैं। ये सभी 60 बेड फुल हैं, जबकि PICU और NICU में 22 बेड पर बच्चे भर्ती हैं। पटना एम्स में 2 बच्चे पोस्ट कोविड और 1 बच्चा कोरोना संक्रमित भी है। बिहार के इन मुख्य अस्पतालों का ब्यौरा खतरे की तस्वीर बताने के लिए काफी है। राज्य के कई शहरों में वायरल की चपेट में आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। यूपी में मौसमी बुखार, वायरल फीवर के मरीज बढ़ रहे हैं। साथ ही दिल्ली में डेंगू के मामले भी बढ़ने लगे हैं। दिल्ली सरकार के एकमात्र बच्चों के अस्पताल में ICU फुल है और बाकी वार्ड भी 90% फुल हो गए हैं। हमारी जो ऑक्यूपेंसी है आमतौर पर 90 to 100% रहती है। हमारे ICU के इस वक्त 35 बेड्स हैं और अभी डेंगू के लिए हमें 100 बेड तैयार करने हैं जो फंक्शनल होने वाले हैं। अभी 35 के 35 बेड हमारे हमेशा वो फुल रहते हैं। 100% ऑक्यूपेंसी पे बल्कि 100 से ऊपर कई बार हो जाती है। मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर के अस्पतालों में रोज 1-1 हजार बच्चे OPD में पहुंच रहे हैं। वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों के भर्ती होने की तादाद 30 से 35% बढ़ी है। जबलपुर में 125 से ज्यादा बच्चे डेंगू, चिकनगुनिया के भी शिकार हुए हैं। बेटी को परसों से बहुत तेज फीवर आ रहा था, सर्दी खांसी, यहाँ पे एडमिट है, अब थोड़ा ठीक है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है। अभी देखने में आ रहा है पिछले कुछ दिनों से बच्चों में वायरल फीवर का इन्फेक्शन बढ़ा है
और लगभग हमारे यहाँ जो आने वाले मरीज हैं 30 से 35% अपन बोलेंगे बढ़े हैं। तो यूजुअली जो वायरल फीवर के ही निकल रहे हैं मरीज, जो हम लोग जांच कर रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, उनको डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और देखने में ये आ रहा है कि कोविड टेस्ट भी कराते तो वो नेगेटिव आ रहा है, डेंगू भी करा रहे हैं हम लोग। जानकारों के मुताबिक इस फीवर का कारण गर्म और उमस भरा मौसम है। दरअसल बीते कुछ दिनों से बारिश के कारण सुबह के समय ठंड और दोपहर में भारी उमस हो जाती है और इस मौसम को बीमारी का कारण बताया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोगों के मन में डर तो हुआ, लेकिन साथ ही जागरूकता भी फैली है और यही वजह है कि इस बार जैसे ही बच्चे बीमार हुए तो माता पिता बच्चों को फौरन अस्पताल लेकर जा पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने के लिए राम की जन्मभूमि अयोध्या जाएंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में दीपावली के मौके पर दीपोत्सव का उद्घाटन करेंगे। दिवाली के बाद उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस दौरे को उत्तर प्रदेश चुनाव के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी की सियासत में खास अहमियत रखने वाली अयोध्या की दीपावली पिछले कुछ साल से बेहद खास होती है, लेकिन इस साल की दिवाली और भी खास होने वाली है क्योंकि दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अपने अयोध्या दौरे में पीएम दिवाली से 2 दिन पहले शुरू होने वाले दीपोत्सव महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। इसके अलावा पीएम का अयोध्या में लोगों के साथ संवाद कार्यक्रम भी है। यूपी में मार्च 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद दीपोत्सव की परंपरा शुरू हुई थी, जिसमें सरयू नदी के घाट को हर साल लाखों दियों से सजाया जाता है। पिछले साल भी यूपी सरकार ने दिवाली के मौके पर अयोध्या में लाखों दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया था। दिवाली पर अयोध्या के दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ का दौरा करने वाले हैं, जबकि 26 सितंबर को लखनऊ भी जाएंगे, जहां वो अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले पीएम के अयोध्या दौरे के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं, क्योंकि चुनाव के लिहाज से अयोध्या अहम हो गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत का केंद्र अयोध्या बनता जा रहा है। अयोध्या इस वक्त सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल है। बीएसपी ने अपने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत यहीं से की तो असीसुद्दीन ओवैसी ने भी मिशन 2022 का आगाज अयोध्या से कर दिया। राजा भैया ने भी अपने चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत यहीं से की और अब बीजेपी अपने मिशन प्लान के तहत, सियासी मिशन प्लान के तहत अयोध्या से ही 11 सितंबर को चुनाव प्रचार की अभियान की शुरुआत कर रही है। इसीलिए यूपी चुनाव का प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को बना दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में पीएम के एक के बाद एक दौरे को सियासी तौर पर तो अहम माना ही जा रहा है, लेकिन जब बात अयोध्या की आई तो सियासी पार्टियों ने आरोप लगाया कि पीएम के दौरे से बीजेपी सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। राम उनके लिए वोट के प्रतीक है, आस्था के नहीं है। आस्था के होते तो आस्था के हिसाब से काम करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचेगा जहां प्रियंका गांधी नहीं जाएंगी, शायद कोई विधानसभा नहीं बचेगी जहां प्रियंका गांधी नहीं जाएंगी। हम धार्मिक तरीके से करते हैं। भगवान राम का बाजारीकरण, भगवान राम का व्यवसायीकरण और भगवान राम के मंदिर में भ्रष्टाचार जिस सरकार ने कर लिया हो, जिस सरकार ने कहा हम राम राज लाएंगे, वो गुंडा राज ले आई हो, ऐसी बीजेपी एक बार फिर भगवान राम के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। यूपी में विरोधी पार्टियों ने पीएम के अयोध्या दौरे को सियासत से जोड़ा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बसपा के चाहे वो ब्राह्मण सम्मेलन की बात करें, चाहे बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा जी जा करके वहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन की, ये लोग बांटने का काम करते हैं। हम लोग सबको जोड़ करके सबके साथ काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुँचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से अयोध्या भगवान प्रभु श्री राम की नगरी और पूरा देश दुनिया का आस्था का केंद्र है और मैं यही समझता हूँ बिल्कुल जबरदस्त तैयारी है। बीजेपी ने पीएम के दौरे को महज एक धार्मिक दौरा बताया और दावा किया कि इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल भी बहुत हमारे लिए और सबके लिए, पूरे देश के लिए बहुत खास है कि अयोध्या में दीपोत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका संकल्प था, जिनकी पार्टी का संकल्प था कि यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अभी माननीय प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास भी किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे वहाँ पर मौजूद और मुख्यमंत्री जी लगातार आपने देखा होगा कि वहाँ पर अयोध्या को लेकर उन्होंने इतना काम किया है कि वाकई में हम सबका गर्व से सीना चौड़ा होता है
और अब तो 56 इंच का सीना भी वहाँ आ रहा है। पीएम के दौरे पर जारी सियासत के बीच यूपी सरकार दीपोत्सव को पहले से भी खास बनाने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार इस बार दीपोत्सव को 3 दिन की बजाय 7 से 10 दिनों तक मना सकती है। साथ ही 7.5 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश भी करेगी। और जिस वक्त पीएम के अयोध्या दौरे का ऐलान हुआ है, उसी वक्त बीजेपी ने 5 यूपी में होने वाले चुनाव के लिए प्रभारियों के नाम भी ऐलान किए हैं। बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है, तो वही 7 लोगों को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तहत ये महत्वपूर्ण फैसला। और इधर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। दूसरे दिन उन्होंने सुल्तानपुर में रैली की और कहा कि मुसलमान आज तक जिन पार्टियों को वोट देते रहे, उनमें से किसी ने मुसलमान नेता को नहीं आगे बढ़ाया। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने बरसों SP, BSP, कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन अपने समाज के साथ खड़े नहीं हुए। अगर ऐसा करते तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान आज एक राजनीतिक ताकत बन गए होते। अखिलेश यादव और BSP कहते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, मुसलमान अगर ओवैसी की बात में आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। क्या समझकर तुम कहते हो हमें कि मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या मुसलमान तुमसे डरता है? ओवैसी का मिशन साफ है, उत्तर प्रदेश के मुसलमान को एकजुट करके AIMIM के झंडे तले जुटाना, ताकि वो प्रदेश की आबादी के करीब 20% हिस्से का ज्यादा से ज्यादा वोट अपने लिए लामबंद कर सके। इसलिए ओवैसी ने अयोध्या के बाद दूसरे दिन सुल्तानपुर में मुसलमानों को अपना राजनीतिक संदेश दिया। मजलिस यही चाहती है कि आपके दरमियान में किसी को एक नेता बनाया जाए, आपकी एक सियासी लीडरशिप को, क़यादत को मजबूत किया जाए, जो इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से आजाद हो। आपको नेता बनना है। आप बरसों सिर्फ वोट डालते गए, कभी आपने कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी आपने BSP को वोट दिया, तो कभी आपने समाजवादी को वोट दिया। मैं आपको ये बताने आया हूं कि क्या कभी आपने अपने आप को वोट दिया? यूपी चुनाव से पहले भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर पिछड़े वोटों को लामबंद करने के साथ साथ ओवैसी ने मुसलमान वोट को अपने साथ लाने के लिए तीखे तेवर अपनाने शुरू कर दी। जाहिर है कि ओवैसी की इस प्रेशर पॉलिटिक्स से SP और BSP को झटका लग सकता है। अपने दौरे के पहले दिन भी ओवैसी ने अयोध्या में यही कहा था कि मुसलमानों को एकजुट वोट करना होगा। अयोध्या उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की धुरी बन गया है। ओवैसी ने भी अपने 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत अयोध्या से की। हालांकि उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने पोस्टरों पर जिले का नाम फैजाबाद लिखकर अपने वोटरों को संदेश देने का काम किया। ओवैसी ने सुल्तानपुर में भी अपने वोटर को साधने की कोशिश की। ओवैसी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी के इस ऐलान पर विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि यूपी वाले ओवैसी की चाल समझते हैं। वो तेलंगाना में पिछले 60-70 साल पुरानी उनकी पार्टी है। वहाँ पे मैंने सुना है कि वो सिर्फ 8 सीटों पर लड़ते हैं। 8 यहाँ 100 पे लड़ रहे हैं, जहाँ संगठन के लेवल पे उतना काम भी नहीं है, जहाँ कुछ दिन पहले ही उनकी पार्टी ने अपना पदार्पण किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा। ओवैसी पकड़ बढ़ाने के लिए यूपी के बाहुबली रहे नेताओं के परिवारों को भी पार्टी से जोड़ रहे हैं। पूर्व सांसद अतीक अहमद का परिवार मंगलवार को AIMIM में शामिल हो गया। अतीक अहमद की पत्नी ने ओवैसी के सामने पार्टी की सदस्यता ली। कभी इन बाहुबली परिवारों की पूर्वांचल की सियासत में तूती बोलती थी, लेकिन वक्त बदला तो सियासी दलों ने इनसे पल्ला झाड़ लिया। अब मुसलमान राजनीति के नाम पर ओवैसी इन्हें साथ जोड़ रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी के दौरे का आखिरी दिन है और वो दोपहर में बाराबंकी का दौरा करने वाले हैं। हालांकि अभी तक उनके कार्यक्रम को प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज शिखर धवन की निजी जिंदगी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। शिखर धवन का उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया है। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच अनबन की खबरें आ रही थी, लेकिन इसी बीच आयशा मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि अब वो शिखर धवन से अलग हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट वायरल हो रही है। हर
भारतीय क्रिकेट टीम के दाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी की ये वही इंस्टाग्राम पोस्ट है जिसके जरिए उन्होंने शिखर धवन से अपने तलाक होने की जानकारी दी। शिखर धवन अपनी पत्नी से शादी के 8 साल बाद अलग हो गए, जबकि उनकी पत्नी का जिंदगी में ये दूसरा तलाक है। आयशा ने अपनी पोस्ट में शिखर धवन या अपने रिश्ते के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन तलाक से जुड़ी अपनी तकलीफों का खुलकर इजहार किया। उन्होंने लिखा, मैं समझती थी कि तलाक एक गंदा शब्द है, जब तक कि मेरा 2 बार तलाक नहीं हो गया। पहली बार जब मैं तलाक से गुजरी तो मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा जैसे मैं असफल हो गई और मैं उस समय कुछ गलत कर रही थी। एक बार पहले ही तलाक हो जाने की वजह से मुझे ऐसा लगा जैसे पहले के मुकाबले इस बार मेरा बहुत कुछ दांव पर था। मेरे पास साबित करने के लिए भी बहुत कुछ था। इसलिए जब मेरी दूसरी शादी टूट गई तो ये वाकई डराने वाला था। पहली बार में मैं जिन तकलीफों से गुजरी थी, इस बार उन्हीं तकलीफों की बाढ़ सी आ गई। डर, असफलता और निराशा पिछली बार से 100 गुना ज्यादा थी। आयशा और शिखर के बीच अनबन की खबरें काफी समय से मिल रही थी। नवंबर 2020 में दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था, जबकि कुछ समय पहले ही आयशा ने अपना पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर नया बना लिया, जिससे उन्होंने शिखर धवन को दूर रखा है। शिखर धवन की अगर खेल की बात की जाए तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर करीब 1 दशक से भारत की अगुवाई की है। जुलाई में हुए श्रीलंका दौरे में भी उन्होंने कप्तानी की थी और उसके बाद उनका ध्यान T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में अपनी जगह बनाने पर रहा। इस साल होने वाले IPL मैच में वो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी खेलेंगे, लेकिन उनके करियर से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी के बारे में बातें हो रही हैं। हालांकि तलाक के पूरे मामले में शिखर धवन ने चुप्पी साध रखी है। शिखर धवन की पत्नी आयशा खुद भी एक बॉक्सर हैं और उनका एक 7 साल का बेटा भी है। आयशा और शिखर की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी और हरभजन सिंह उन दोनों के दोस्त थे। इससे पहले आयशा ने एक बिजनेसमैन से शादी की थी, जिनसे उनकी 2 बेटियां भी हैं। शिखर ने अपने से 10 साल बड़ी आयशा से 2012 में शादी की थी, जिसके लिए उनका परिवार काफी मुश्किलों से राजी हुआ था। अपनी निजी जिंदगी में मची उथल पुथल पर शिखर धवन ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन उनकी पत्नी ने दूसरी बार तलाक से लगे सदमे पर अपना दर्द खुलकर बयां किया। तलाक पर अपनी एक पोस्ट के बाद उन्होंने कुछ और पोस्ट भी की। आयशा मुखर्जी दावा करती हैं कि वो रिश्ता टूटने से दुखी महिलाओं की मदद करते हैं और जिंदगी में सब कुछ भूलकर नई शुरुआत करने के लिए उन्हें प्रेरित करती हैं। और इसी के साथ ही आज के शो में बस इतना ही। और देश दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन 100 बात की एक बात अब देखिए किशोर अजवाणी के साथ।